हेलो, वेलकम टू ट्रिप बोहेमिया। आई एम इशिका। और पिछली वीडियो में बात की थी कि सीक्वेंसेस को कन्वर्ज करने के लिए कुछ बेसिक्स की कि कन्वर्जेंस क्या होता है, कॉशी कन्वर्जेंस क्या होता है और ये सब चीज़ें। तो उसके आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, कुछ सीक्वेंस हमें दी गई होंगी, हमें देखना होगा कि वो कन्वर्ज करती हैं या नहीं करती हैं। तो पहली सीक्वेंस लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू साइन 1/n। सीक्वेंस कन्वर्ज करती है या नहीं करती, उसके लिए हम क्या करके देखते हैं, हम लिमिट लगा के देखते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे इस पर तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। हम देखते हैं कि अगर कन्वर्ज करेगी तो इस वैल्यू पे जाएगी, अगर नहीं करेगी तो इस वैल्यू पे नहीं जाएगी। तो पहला काम है ये देखना कि कन्वर्ज करती है या नहीं करती है। अब ये किस पे कन्वर्ज करेगी, पहले डायरेक्टली जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करके देखते हैं अपने मन में, तो साइन 1/इन्फिनिटी क्या होगा, n की जगह इन्फिनिटी पुट करो, n टेंस टू इन्फिनिटी n की n ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पुट करके देखो। इन्फिनिटी ऑब्वियसली कभी अप्रोच नहीं करेगा, पर ये करने का तरीका है, दिमाग में करके देखो। तो 1/इन्फिनिटी 0, साइन 0 इज 0, यानी कि अगर ही कन्वर्ज करेगी तो 0 पे करेगी। अब इसको प्रूव करते हैं, डायरेक्टली डेफिनेशन से प्रूफ हो जाती है। अगर करेगी तो 0 पे करेगी, तो हम ये डेफिनेशन लगा के देखते हैं। और ये डेफिनेशन हम कब लगाते हैं, जब हमें लिमिट दिख रही हो कि अगर करेगी तो 0 पे करेगी। तो ये डेफिनेशन लगा के देखते हैं, साइन n माइनस 0 अगर हम किसी तरीके से दिखा दें टू शो कि ये किसी तरीके से एप्सिलॉन से कम आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम कह पाएंगे कि हाँ साइन 1/n 0 पे जा रहा है। तो ये शो करके देखते हैं। तो कंसिडर करो हमारे पास क्या है, साइन 1/n है, -0 तो एक ही बात है, यही रह गया। अब हमें क्या पता है, अभी पिछली वीडियो में हमने बात की थी जॉर्डन इनइक्वालिटी की। वो क्या कहती है कि साइन x इज लेस देन इक्वल टू x कब, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। जब भी ग्रेटर देन 0 नंबर्स हमारे पास हैं तो साइन x हमेशा x से कम होता है। अब 1/n अगर हम इसको पूरे को x मान लें तो हमें पता है 1/n कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n क्या नेचुरल नंबर है, और 1/n को भी नेचुरल नंबर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये पक्का 0 से बड़ा रहने वाला है। तो हम ये वाली इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं, यानी कि साइन 1/n इज लेस देन इक्वल टू 1/n। ठीक है। और हमें पता है कि 1/n हमेशा किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। क्योंकि हमें पता है 1/n कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो किस पे कन्वर्ज करती है, 0 पे। यानी कि 1/n हमेशा 0 पे जाती है। हम देख सकते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 हमेशा किस पे जा रही होती है, 0 पे जा रही होती है। यानी कि कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो हमेशा ये वाली बात सही रहेगी, 1/n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें पता है। यानी कि 1/n हमेशा लेस देन एप्सिलॉन रहने वाला है। और इससे ही हमें पता चल गया कि साइन 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये तो हमें शो करना था, हमने तो शो कर दिया। देयरफॉर साइन 1/n इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू 0। ठीक है। इनके हमने इसको कन्वर्जन किसकी हेल्प से शो करा, एक डेफिनेशन की हेल्प से। तो डेफिनेशन जबकि हम बहुत कम यूज करने वाले हैं, पर कुछ चीजें जिसमें हम डायरेक्ट लिमिट देख पा रहे हैं उसमें हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अब सिर्फ इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। बताती हूँ कौन कौन से। जैसे कि अगर आपको पता चल गया कि साइन 1/n की लिमिट 0 पे जा रही है, आपने यहाँ पे क्या पुट करके देखा था, n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करके देखा था। अब आप इसकी बता सकते हैं डायरेक्टली, इतने सारे क्वेश्चंस आपके एक क्वेश्चन से ही हो जाएंगे रिलेट करके। कॉस 1/n क्या हो जाएगा, n को इन्फिनिटी पे फिर से 10 करके देखो। तो अगर हम 10 करके देखेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0, कॉस 0 इज 1। अब वो डेफिनेशन वेरीफाई आपकी बार खुद करके देखना, तो आप देखोगे कि किस पे जा रही होगी, 1 पे जा रही होगी। ऐसे अगर आप करके देखोगे tan इनवर्स 1/n, तो 1/इन्फिनिटी 0, tan इनवर्स 0 इज 0, तो आप देखोगे कि ये 0 पे जा रही होगी। अब आप ये मत सोचना कि हर की जगह ऐसे ही करना है, इनको इन्फिनिटी पुट करके हर जगह लिमिट ही निकाल सकते, आपको वेरीफाई भी करनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज। पर हमने एक में करके देखा, तो हम एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं। पेपर में ना ये करना होता है। आप यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड, कुछ गिनती के एग्जाम्पल करके जा सकते हो, सारे तो नहीं कर सकते। तो पेपर में आपको जो आपने गिनती के एग्जाम्पल करे हैं ना, उनसे ही बाकी क्वेश्चंस को रिलेट करना है और सोचना है कि उसने कैसे किया था, और इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आपको वही सिखा रही हूँ, एक क्वेश्चन करके कैसे बाकी सारे क्वेश्चन को समझना है, इस तरीके से। और भी आप सारे समझ सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि सोचने का पैटर्न कैसा है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक टाइप के क्वेश्चन थे, अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक और ऐड कर लो, tan इनवर्स n, ये किस पे जाएगा बताएं जरा। n को अगर इन्फिनिटी पुट करें तो क्या आएगा, tan इन्फिनिटी कब देता है, π/2 पे। तो आप देख पाओगे कि किस पे कन्वर्ज कर रहा होगा, π/2 पे कन्वर्ज कर रहा होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप कर सकते हो।
अब हम देखते हैं अगले टाइप की सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपको आगे सीरीज में भी काम आएगी, पर इसको सीक्वेंस ही समझना, सीरीज समझने की गलती मत कर देना। ये एक सीक्वेंस है, आपको लग रहा होगा कि इसमें एडिशन का साइन है, तो क्या होगा? मैंने कब कहा कि ये अलग अलग सीक्वेंस की टर्म्स का सम है? मैं कह रही हूँ एक टर्म ही है, यानी कि सीक्वेंस किस टाइप से डिफाइन होगी। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। 1 पुट करो, यानी कि सिर्फ 1 आया। A2 पुट करो तो क्या आएगा? 1 + 1/2, यानी कि 3/2। A3 पुट करो तो क्या आएगा? 1 + 1/2 + 1/3, यानी कि 3/2 + 1/3। एलसीएम क्या आएगा? 6। 9 + 3 2 ये आ गया 11/6। ऐसे ही करते जाओ। A4 क्या आएगा? 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। ऐसे ही करते जाओ और ये टर्म ऐसे आ जाएगी। तो ये एक सीक्वेंस है, सीरीज नहीं है। बस इसकी टर्म्स इस तरीके से डिफाइंड है कि पहली टर्म क्या है? सिर्फ ये, दूसरी टर्म क्या है? इन दोनों का सम, तीसरी टर्म क्या है? इन तीनों का सम, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस को डिफाइन करा है। सीक्वेंस समझ में आ गई? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वही जो हमेशा पूछता है, बताओ कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, और अगर कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट क्या है। तो अब आपको देखने की कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो आपने कॉची सीक्वेंस की पिछली वीडियो में डेफिनेशन देखी थी, तो हम वही प्रूव करते हैं। इसके बाद हम कन्वर्जेंट है या नहीं, ये कॉची की हेल्प से करेंगे। आपको ये करना है सिंपली, आपको क्या करना होता है कॉची में? am - an दिखाना होता है, एप्सिलॉन से कम आ जाए तो हम कहते हैं कि हाँ ये कॉची है, और इसका मतलब ये कन्वर्जेंट भी है। और ये किसके लिए दिखाना होता है? फॉर ऑल m n > n0, और n0 क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, ये दिखाना होता है आपको। और बाय चांस अगर हमने दिखा दिया कि am - an एप्सिलॉन से बड़ा है, तो साफ सी बात है कि ये कॉची नहीं है, यानी कि साफ बात है कि कन्वर्जन नहीं है। तो हमें देखना है, हम प्रूफ कर पाएंगे सीधा सीधा कि ये आ जाएगा और ये कन्वर्ज नहीं करेगी। आप ओरली भी देख सकते हो। पहले मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों सोचा कि कन्वर्ज क्यों नहीं कर रही है। तो ओरली कैसे सोचते हैं? क्या एक पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, सीक्वेंस है? बिल्कुल है। पर इस सीक्वेंस का एक टर्म कैसा है कि उसमें पॉजिटिव टर्म्स ऐड होते जा रहे हैं। अगले टर्म में एक और पॉजिटिव टर्म ऐड होगा, अगले में एक और ऐड होगा। अगर हम पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करते जाएं तो हर नंबर हमेशा बड़ा होने वाला है, अगला नंबर, हर अगला नंबर बड़ा होने वाला है, यानी कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये तो पक्का वाला चल रहा है। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस वही पॉजिटिव टर्म्स की, और कहीं खत्म नहीं हो रही। इनके हम जो नंबर चाहे उसे बना सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा करते जाओ, ऐड करते जाओ, यानी कि इसकी एक n टेंड्स टू, अगर हम बहुत आगे ले जाएं, इन्फिनिट तक भी ले जाएं, तो ये हमेशा आगे जीरो कभी नहीं आएगा। अब इसको ये मत सोचना, ये और an = 1/n ये अलग सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के टर्म मैंने आपको दिखाया ना किस प्रकार के होते हैं। सीक्वेंस ही होते हैं 1 एक टर्म, 1 + 1/2 एक टर्म, 1 + 1/2 + 1/3 एक टर्म, ये वाली सीक्वेंस है। और ये वाली सीक्वेंस ये होती है एक टर्म 1, अगला टर्म 1/2, अगला टर्म 1/3। तो ये तो जीरो पे जाती है, पर ये जीरो पे नहीं जाती है। देखो इसका सम तो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, अल्टीमेटली ये कहाँ पे जाएगी? इन्फिनिटी पे जाएगी। और इन्फिनिटी को रियल नंबर तो होता नहीं है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये कन्वर्ज नहीं करिए, डाइवर्ज करिए। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें, इससे कंफ्यूज मत होना। तो हमने अंदाजा लगा लिया ओरली कि ये कैसी सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट है, पर हमें डेफिनेशन से वेरीफाई करना होता है, तो हम वो कर रहे हैं। पेपर में आपको ये करने का टाइम वेस्ट नहीं करना, पर अब अगर आप ये अभी सोच पाओगे तो पेपर में आप ये ओरली सोच पाओगे, तो वही देखना है आपको। तो ये करके देखते हैं। m को हम यहाँ पे 2n मान रहे हैं, a twice n - n। m को नेचुरल नंबर है, कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया। ठीक है, ये करके देखो। अगर 2n पुट करें तो क्या आएगा? 1 + 1/2 + so on 1/n + 1/n + 1 + 1/2n। ठीक है, ये आएगी एक 2nth टर्म। अब nth टर्म इसमें से माइनस कर दो। nth टर्म क्या है? 1 - 1/2 - 1/3 so on -1/n। सिर्फ यहाँ तक इसे हमें माइनस करना है। तो देखते हैं क्या आएगा। 1 में से 1 कैंसिल, 1/2 कैंसिल, ऐसे सारे कहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे? 1/n तक सारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बच जाएगा 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/2n, ये बचेगा। अब हम क्लियरली क्या देख सकते हैं? अगर ये टर्म्स है, हमें पता है कि डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन का बड़ा करते जाओ तो फ्रैक्शन कैसी होती जाती है? छोटी होती जाती है। नॉर्मल एग्जांपल से समझो, अगर 1/2 है और 1/3 है, तो आप बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा। अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम कैसे कंपेयर करते हैं? न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी, ऐसे ही करते हैं ना। इसका डिनोमिनेटर और भी छोटा तो ये फ्रैक्शन और बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? 1/n + 1। इससे भी बड़ी कौन सी होगी? 1/n
तो यानी कि अगर हम इस पूरे को देखें, इसको दोबारा लिख लेते हैं, तो अगर इसकी हर टर्म हम देखें तो किस प्रकार की होगी। अगर 1/2n से हम कंपेयर करें तो कौन सी टर्म बड़ी है? ऑब्वियसली ये वाली बड़ी है, क्योंकि 2n डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया ना। 2n का मतलब क्या है? n+n। तो n+n का डिनोमिनेटर n+1 डिनोमिनेटर से बड़ा है, और डिनोमिनेटर छोटा है यानी कि फ्रैक्शन बड़ी, तो यानी कि ये वाली बड़ी होगी। ऐसी इसमें ये वाली बड़ी होगी 1/n+n से। तो हम देखेंगे कि अगर हम इसको इससे कंपेयर करें 1/2n से तो ये बड़ी है, इससे भी ये बड़ी है। तो ऐसे अगर हम सारी टर्म्स को 1/2n लिख दें तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है कि ये पूरी टर्म इस पूरी से बड़ी आने वाली है। अब इस पूरी टर्म का सम कितना है? ये कितनी बार कर रहे हैं? जितनी बार ये कर रहे हैं, ये कितनी बार था? n टाइम्स था, तो ये भी कितनी बार होगा? n टाइम्स होगा। तो इसका सम क्या आ गया? n टाइम्स 1/2n, यानी कि 1/2। इस पूरे का मतलब आ गया 1/2, यानी कि ये जो पूरा है 1/n+1 plus 1/n+2 and so on plus 1/2n, it is greater than 1/2, which is a positive number। मान लेते हैं कि ये एप्सिलॉन है, और हमने क्या दिखा दिया कि a2n minus an, यही था ना, is greater than 1/2, यानी कि एक एप्सिलॉन हमें ऐसा मिल गया जिससे बड़ा है, यानी कि कॉची नहीं है, और कॉची नहीं है इसलिए an कन्वर्जेंट नहीं है। तो सिंपली हमने दिखा दिया कि an is equal to 1/2 plus 1/3 and so on, ठीक है, इज नॉट कन्वर्जेंट, यानी कि ये डाइवर्जेंट है। अब पेपर में एक टर्म आएंगी तो आपको ध्यान अपने आप ही रखना, आपको डायरेक्टली करना है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। इतनी ईजी है, इतनी ईजी तो आएगी भी नहीं, तो आपको याद होनी चाहिए कि तो डाइवर्जेंट है, देखते ही पता चलना चाहिए। पर मैं आपको बता दी तो कि सोचना कैसे है, अगर एकदम से ध्यान ना आए तो कैसे सोचना है। देखा था हमने कि करके देखा था घर पे, कॉशी से हमने देखा था कि डाइवर्ज कर जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, और वो तो डाइवर्जेंट हो गई, इसलिए तो कन्वर्ज नहीं कर रही है। जैसे मैंने आपको sin 1/n के केस में बताया था ना, आपको एक क्वेश्चन कराया और उसके बाद बताया कि 2-3 क्वेश्चन आप उससे रिलेट कर सकते हो, वैसे इसमें कराऊंगी मैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा ना, तो आप इससे क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप ये वाली सीक्वेंस प्रूव करने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हो इसी तरीके से ये भी आपके पास क्या आएगी? डाइवर्जेंट आएगी। अगर आप ये वाली करने की कोशिश करोगे 1/4n-3, तो ये भी क्या आएगी? डाइवर्जेंट आएगी। तो एक क्वेश्चन करके आपको इतने सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब जैसे मैंने करवाई प्रूव, आप ये खुद से करके देख सकते हो। अगले टाइप की सीक्वेंस देखते हैं। ये काफी स्पेशल सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखना है कि कन्वर्ज करती है या नहीं करती है। पर मैं आपको बताया था ना कि कन्वर्ज करती है नहीं करती है, उससे पहले हम मन में लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें भी वो करते हैं, कुछ मन में लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अगर ये कन्वर्ज करेगी, मान लो ये कन्वर्ज कर रही है, रफ में करो, दिमाग में करना है आपको, रफ में। अभी मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, बाद में आपको ये सिर्फ दिमाग में सोचना है जल्दी से। तो मान लेते हैं कि कन्वर्ज कर रही है। अगर ये कन्वर्ज कर रही है यानी कि an+1 भी उसी टर्म पे जाएगी और an भी उसी टर्म पे जाएगी, यानी कि बोथ साइड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करके देखो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 + an। तो अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो an+1 भी किस पे जाएगी? l पे जाएगी। और अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, an भी किस पे जाएगी? l पे जाएगी। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करो। क्यों स्क्वायर करना है हमें? l अगर लिमिट है इसकी और हमें पता चलता है कैसी सीक्वेंस है, कोई फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, a1 मान लेते हैं 2, ठीक है। तो a1 हमने मान लिया 2, तो पॉजिटिव, पहला टर्म पॉजिटिव है और अगले टर्म हमें पता चल रहे हैं कि वो 2 में कुछ ऐड होता जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, यानी कि पक्की बात है लिमिट 2, जो लिमिट आएगी वो 2 आएगी, पर आपको नहीं पता, मान लो लिमिट l, तो वो कैसे होने वाली है? ग्रेटर देन 0 होने वाली है। तो ये तो ग्रेटर देन 0 है, और हमें पता है कि रूट ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, ये हमेशा ट्रू होता है। रूट ऑफ x इज मॉड x, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आने वाला है? मॉड x आने वाला है। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो हम क्या कर सकते हैं? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? l² is 2 + l, l² minus l minus 2 is 0। अब यहाँ पे हम इसको इजिली फैक्टराइज करके इसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या लिख देंगे? l² minus 2l plus l minus 2 is 0। l कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? l minus 2, 1 कॉमन लेंगे, ये बचेगा। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, -1 और 2। और क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है तो -1 पे तो जा नहीं सकती, तो हमेशा 2 पे ही जा रही होगी। तो हमें पता चल गया कि इसकी लिमिट क्या है? 2। पर हम डायरेक्टली लिमिट तो नहीं कह सकते, हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी। जैसे पहले हमने डायरेक्टली डेफिनेशन लगाई थी, दूसरे टाइप के एग्जाम्पल हमने कॉशी प्रूव किया था। अब हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? एक और हमने रिजल्ट लिखा था पिछले वीडियो में जब हम बेसिक्स की बात कर रहे थे,
और वो क्या था कि अगर हम दिखा दें कि सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड है, तो हम सीधा सीधा कह पाएंगे कि सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो हमें ये दिखाना है। पहले हम दिखाते हैं कि बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब कि या तो हम दिखा दें कि ए एन इज लेस देन एम, या हम दिखा दें ए एन एक छोटे एम और एक बड़े एम के बीच में लाई कर रही है। तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं, हम ये मॉड वाले से चलते हैं, हमें ये दिखाना है। अगर ये प्रूव कर पाए तो हमारा काम खत्म। तो अगर हम कोई भी टर्म लें तो हम क्या ये दिखा सकते हैं कि ए एन इज लेस देन इक्वल टू 2। खुद से करके देखो, कोई भी एन वैल्यू पुट करके देखो। ए एन प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे आप A2 निकाल के देखो। पहले हमने A1 देखा, A1 तो क्वेश्चन में गिवन है। क्या है लेस देन इक्वल टू 2 है? हाँ बिल्कुल है। तो एन क्या है, 2 से लेस देन इक्वल टू है, यानी कि 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। A2 करके देखो, A2 क्या आएगा, 2 प्लस 2 का अंडर रूट, यानी कि वो क्या आ जाएगा 2। क्या है लेस देन इक्वल टू 2 है? हाँ है। चलो बहुत अच्छी बात है। A3 करके देखो, वो क्या आएगा, 2 प्लस 2 का अंडर रूट, तो वो भी 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है। चलो ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें पता चलेगा कि सबके लिए कर रहा है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा हर सीक्वेंस में करें। तो कैसे प्रूव करते हैं, इंडक्शन से। 1 के लिए वेरीफाई करो, k के लिए मान लो कि a के हम मान लेते हैं a k प्लस 1, a k के लिए मान लेते हैं कि a k हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा। और हमें किसके लिए प्रूव करना है, a k प्लस 1 के लिए। ये हमने लेट कर लिया और ये हमें शो करना है कि a k प्लस 1 क्या आएगा, किससे, लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। तो ये शो करते हैं। ये तो हमें पता है, मान लिया था हमने। इंडक्शन में ऐसे करते हैं ना, k के लिए लेट करते हैं, k प्लस 1 के लिए शो करते हैं। तो इसी से करते हैं। a k लेस देन इक्वल टू 2 है, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो a k इंटू 2 और यहाँ पे 2 इंटू 2। अब हमें पता है कि सारे a n कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो हम दोनों साइड रूट भी ले सकते हैं। दोनों साइड रूट ले लो, इंटू 2 की जगह पे ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a k प्लस 2 का अंडर रूट, यानी कि कौन सी टर्म आ गई, a k प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4 का अंडर रूट, और वो क्या आ गया 2। ये आया इसका आंसर, यानी कि a k प्लस 1 भी हमारे पास क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि इंडक्शन से हमने ये भी शो कर दिया। तो हम क्लियरली क्या कह सकते हैं, बाय इंडक्शन सारे a n लेस देन इक्वल टू क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यानी कि ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है। बाउंडेड तो शो कर दी, अब शो करिए है मोनोटोनिक। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसकी जो सारी टर्म्स आ रही है ना, वो 2 के इक्वल आ रही है। तो ये कैसी है, 2 के इक्वल है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। या हम इसे क्या कह सकते हैं, या तो कांस्टेंट कह सकते हैं, और कांस्टेंट हमने कहा था उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी कह सकते हैं। पर ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है जो कांस्टेंट जा रही है, तो हम इसको चलो इंक्रीजिंग कह देते हैं। तो ये कैसी है, मोनोटोनिक तो है ही ना। तो ये मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग और बाउंडेड है। इनकी पक्का ही कन्वर्जेंट है। और कन्वर्ज किस पे करेगी, वो तो हमने पहले ही लिमिट निकाली थी, वो किस पे करी होगी, कन्वर्ज 2 पे, ठीक है। तो आप ये लिमिट बाद में भी निकाल सकते हो, पर हमने पहले ही कर ली, उससे हमें बाउंडेड प्रूव करने में आसानी हो गई। हमें पता चल गया जिसपे कन्वर्ज करी है उससे तो सारी टर्म्स या तो लेस होंगी या इक्वल होंगी, ठीक है। तो कुछ मुश्किल था इसमें, बिल्कुल भी नहीं, आराम से कर सकते हो। अब इसकी जो वैल्यूज है वो किस पे डिपेंड करेंगी, A1 पे। A1 हम कुछ और भी ले सकते थे, मैंने टूल लिया, आप कुछ और भी लेके देख सकते हो। और आपको यही करना है घर पे। अगर मैं आपको एक सीक्वेंस बताइए तो आप इससे और सीक्वेंस बना के देखो। A1 की वैल्यू 1 0 लेके देखो। क्वेश्चन में ऐसे ही होने वाला है, क्वेश्चन पेपर में जब आपको वो क्वेश्चन देंगे ना, तो जो आप सीक्वेंस कर चुके हो वैसी ही सीक्वेंस देंगे, कुछ बाहर से नहीं देने वाले हैं। बस उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके, थोड़ा बहुत एड ऑन करके, और उसमें साथ में MCQ में 4-5 पार्ट्स बना देंगे, जिसको देख के आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ और क्वेश्चन ना कर पाओ। an प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस an, और A1 को क्या लेके देखना, 0। तो आप देखोगे कि ये वाली सीक्वेंस भी किस पे कन्वर्ज करी होगी, 2 पे करी होगी। या आप खुद से चेक करके देखना, ठीक है। आपको बोला है ना, जैसे मैंने करा है बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। तो मैं आपको एक टाइप के क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके साथ में उसी टाइप के क्वेश्चन भी बता रही हूँ जो आप खुद से कर सकते हो। तो इसमें वही कंसेप्ट लगेगा कि मोनोटोनिक शो कर दो, बाउंडेड शो कर दो, तो पक्का कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो वही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से आप जब ये देखोगे तो आप क्लियरली शो कर पाओगे। देखो A1 हमने ले लिया 1, तो ये सीक्वेंस कैसी बनेगी, A1 इसका 1 है, A1 A2 क्या होगा 2 इंटू A1, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि √2। तो आप देख पा रहे हो कि सीक्वेंस कैसी जा रही है, 1 1.414। सिर्फ हम दो टर्म्स को देख के इंक्रीजिंग तो नहीं कह सकते, पर हम इतना जरूर कह पा रहे हैं कि इसकी जो भी सीक्वेंस होगी वो हमेशा कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। तो इसको भी हम जैसे इसमें किया था, इंडक्शन की हेल्प से शो करेंगे कि इंक्रीजिंग है। 1 के लिए करिए, 2 के लिए भी इंक्रीज करिए, उसके बाद हम k के लिए लेट कर लेंगे कि a k इज
इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या लेट करना होगा कि अगली टर्म पुरानी टर्म से इंक्रीजिंग है ना, तो हमें लेट करना होगा कि ए के प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए के। ये लेट कर लेते हैं और हमें शो करना है कि ए के प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ए के प्लस टू, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो आप क्लियरली ये शो कर पाओगे। इसको लेट करो, ठीक है, उसके बाद दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो और रूट ले लो, तो डायरेक्टली ये आपके पास आ जाएगा। तो इंडक्शन से हम शो कर पा रहे हैं कि सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। एक पार्ट हो गया। अब आपको बाउंडेड शो करना है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसकी लिमिट निकाल के देखो और वही नंबर लो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आप ले सकते हो डायरेक्टली 3, 4, 7, 5 कुछ भी लेके देखो। तो आपने 7 ले लिया मानो, तो आपने क्या कहा कि ए एंड सारी क्या है 7 के बीच में रहनी चाहिए, नहीं, आपको बस ये वेरीफाई करना है। मोनोटोनिक आपने यहाँ से वेरीफाई कर लिया, बाउंडेड के लिए आप ये वेरीफाई कर लो। अगर आपने ये वेरीफाई कर लिया तो आप क्या कहोगे, मोनोटोनिक और बाउंडेड है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। अब इसकी लिमिट क्या है, तो अगर बाउंडेड है 7 से कम और ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 7 इसकी लिमिट हो, पर ये है कि इसकी लिमिट जो भी होगी वो 7 होगी या उससे कम होगी। तो क्या होगी, वो कैसे निकालते हैं, वही करते हैं जो आपको सिखाया शॉर्टकट, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो। इधर भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर भी। जब दोनों साइड n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये लिमिट किस पे जाएगी, l पे, ये भी किस पे जाएगी, l पे। तो l क्या हो जाएगा 2 इंटू एल का अंडर रूट, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2l। तो हमारे पास डायरेक्टली l की लिमिट क्या आ जाएगी, या तो 0 या 2। और क्योंकि a1 क्या, यहाँ पे a1 क्या है 1, तो अगली टर्म हमेशा इंक्रीज करिए, वो हमने यहीं पर प्रूव कर लिया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो 0 तो नहीं हो सकती इसकी लिमिट। तो ऑब्वियसली क्या ऑप्शन बचा, 2 बचा, तो 2 आ जाएगी इसकी लिमिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज करा, सिंपल यही कि अगर एक सीक्वेंस मोनोटोनिक है और इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक भी है और इंक्रीजिंग भी है, एक तो हम डायरेक्टली क्या कह पाएंगे कि वो सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो बहुत ही मस्त एग्जांपल है जिसको आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है। जैसे मैं आपको जो भी एग्जांपल करा रही हूँ आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है, यानी कि आपको इसकी लिमिट याद होनी चाहिए। सॉल्व करो और याद कर लो, इतना आपको रट जाना चाहिए। आप 2-3 बार सॉल्व करो, रट जाएगी, ताकि पेपर में जो अगर ये आए तो ये तो आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़े, इसके अलावा कुछ आए तो आपको दिमाग लगाना पड़े, वरना ये तो आपको लगाना ही ना पड़े बिल्कुल भी दिमाग। तो हमारे पास ये है, ठीक है। अब आपको देखना बताना कि ये किस पे जा रही है, कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो आप देखोगे, देखो भाई क्या देखोगे, इसमें ना n की वैल्यूज पुट करके देखो। a1 क्या आएगा 1 प्लस 1/1 रेज़्ड टू 1 यानी कि 2। अगली वैल्यू पुट करके देखो तो क्या आएगा 1 प्लस 1/2 रेज़्ड टू द पावर 2 यानी कि 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4। और ये किससे बड़ा आएगा, 2 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग हो सकती है। फिर से आप क्या यूज करोगे, इंडक्शन। a1 के लिए ट्रू है, a2 के लिए ट्रू है, k के लिए लेट कर लो और k+1 के लिए शो कर दो, तो आप क्लियरली शो कर पाओगे। ये आपके ऊपर छोड़िए क्योंकि मैं आपको 1-2 करके दिखा दी, बाकी काम आपका है। अब आपको इंडक्शन यूज करना है और शो करना है, क्लियरली शो कर पाओगे कि an कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। लेट इसके लिए करो, इसके लिए शो कर दो और हो जाएगा शो आराम से कि जो टर्म्स है वो कैसे जा रही है, हमेशा an+1 से कम होता जाएगा, n की n+1 इंक्रीज करता जाएगा, बड़ी टर्म बड़ी होती जा रही है। एक पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गई। एक पार्ट हो गया। अब हमें शो करना है कन्वर्जेंट है या नहीं है। तब इसको अब क्या प्रूफ करना है, आपको बाउंडेड प्रूफ करना है, यानी कि इसके सारे टर्म्स आपको दिखाने हैं कि एक m से हमेशा कम ही रहेंगे। अब मोनोटोनिक है और बाउंडेड दिखा दो तो आप कह सकते हो कन्वर्जेंट है। एक और तरीका होता है, अगर आप मोनोटोनिक है और आपने दिखा दिया एक लिमिट पॉइंट है, तो भी हम क्या कहेंगे कि वो इस लिमिट पॉइंट पे जा रही है, कन्वर्जेंट है। तो हम इसका लिमिट पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। अब an क्या है हमारे पास 1 प्लस 1/n रेज़्ड टू द पावर n। अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें दोनों साइड, यही करें ना आपको लिमिट पॉइंट निकालने का सिंपल शॉर्ट तरीका है, n टेंड्स टू दोनों साइड इन्फिनिटी कर दो। अगर इधर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो हमारे पास l आ जाएगा n की लिमिट पॉइंट, और इधर करें अगर हम लिमिट, और अगर हम इधर करें n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हमें सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना, नहीं डील कर पा रहे। तो बिना इन्फिनिटी लगाए हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको थोड़ा सा हेर फेर करने वाले हैं, थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n रेज़्ड टू n ऐसे रहने दो। अब क्या करने वाले हैं, हम दोनों साइड लॉग लेने वाले हैं। लॉगरिथम दोनों साइड लगाना आता है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो हम क्या दोनों साइड लॉग लगा सकते हैं। दोनों साइड पॉजिटिव क्यों चेक कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है लॉग की डोमेन कैसी होती है, पॉजिटिव। लॉग सिर्फ
पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइंड होता है। ऐसा ग्राफ है, हमेशा ग्राफ से चेक कर लिया करो कि कुछ डोमेन वगैरह याद ना है। तो इसे पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चेक करना जरूरी है। देखिए पॉजिटिव है, अब इस पे आप लॉग दोनों साइड ले सकते हो। इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और लॉग ऑफ 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, लॉग ऑफ a रेज़ टू पावर b क्या हो जाता है, b इंटू लॉग ऑफ a, ये हो जाता है। यहाँ पे मैं बेस नेचुरली रख रही हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो ऐसे ही होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, n नीचे आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1 + 1/n, ठीक है। अब इन्फिनिटी लगा दो, अंदर ले जाओ उसे। अगर आप दोबारा यहाँ पे इन्फिनिटी लगाने की कोशिश करो तो ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और ये क्या बनेगा 1/∞, क्या 1/∞ यानी कि 0, यानी कि लॉग ऑफ 1, यानी कि क्या बन गया 0 × इन्फिनिटी। और ये कैसी फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और ऐसी फॉर्म पे अगर हम लिमिट लगाने की कोशिश करते हैं, हम कौन सा रूल यूज करते हैं, एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल ही यूज करने वाले हैं। यानी कि हम इसको कैसे यूज करेंगे, एल हॉपिटल को, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहीं पे रहने दो, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 + 1/n अपॉन 1/n। n को अगर हम नीचे ले जाए तो इसको 1/n लिख सकते हैं, ये ऊपर जाके वही हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं करा। इस साइड लॉग एल चल रहा है वही, ठीक है। अब एल हॉपिटल रूल लगाओ, ऊपर नीचे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करो, अगर लॉग ऑफ समथिंग क्या होता है, 1/, वही हो जाएगा जो समथिंग था, और जो हमने माना था इसको भी डिफरेंशिएट करो दोबारा, चेन रूल। तो ये क्या आ जाएगा, -1/n²। 1/n का करो तो वो क्या आएगा, -1/n² डायरेक्टली। तो ये देखो -1/n² -1/n² कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, लिमिट यहाँ पे लगी हुई थी, हमारे पास क्या बच गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n, ठीक है। तो अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/∞ यानी कि 0। तो लिमिट क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ l = 1, यानी कि l = एक्सपोनेंशियल। क्योंकि बेस कैसा था, e था, यहाँ पे जो भी बेस था वही आ जाएगा इस साइड। तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई, e, यानी कि ये किस पे जा रही है, सीक्वेंस e पे जा रही है। और ये आपको रिजल्ट याद रखना है, दिमाग में छपा होना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसको यूज करके आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सबको याद होता है, आपको नहीं है तो आपको करना है याद करो। अब मैं बताती हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जो आपको बिना कैलकुलेट करे करने हैं। ये याद हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करने हैं वो बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास, अगर हमारे पास नई सीक्वेंस आ जाए 1 + 1/n रेज़ टू पावर 2n, इसकी लिमिट बताओ। तो कन्वर्स करिए तो आपको ऑलरेडी पता है, आपको याद है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर। अगर ये पार्ट e पे जा रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो किस पे जाएगा, e² पे जाएगा। ये डायरेक्टली अलजेब्रा ऑफ लिमिट है, जो आपको बीएससी में आपने करा होगा। आपको याद होना चाहिए कि अगर an a पे जा रही है, bn b पे जा रही है, तो an + bn किस पे जाता है, a + b पे जाता है। अगर an a पे जा रही है तो c ऑफ an किस पे जाता है, जहाँ पे c कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो जाएगा c ऑफ a पे जाएगा। ऐसे ही अगर an a पे जा रही है तो an² किस पे जाता है, a² पे जाता है। ये सब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है जो मैं मान रही हूँ कि आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा का स्क्वायर करें तो किस पे जाएगा, e² पे चली जाएगी। तो ये देखो एक और क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली हो गया, पर अगर आपको ये e याद होगा तभी होगा, वरना आपको उसको दोबारा करके देखना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। और पेपर में ना इतना प्रेशर होता है हमें, तो शायद हमें वो लॉग लगाना याद ही ना आए और हम उसी में घूम जाए। तो जो भी होता है ना, पेपर के प्रेशर को बैलेंस करना, उसका तरीका होता है कि कुछ चीजें हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ठीक। और ये मार्कर चेंज करना है। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या होगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो ये किस पे जाएगी, वापस किस पे जाएगी, ई पे जाएगी। अब वापस ई पे क्यों जा रही है, क्योंकि हमने देखा था अगर एन हो और वहां पे वही हो तो किस पे जाती है, ई पे जाती है। अब एन कोई भी नेचुरल नंबर तो हम उसी नेचुरल नंबर की वैल्यू 2n भी ले सकते हैं, तो भी किस पे जाएगी, ई पे ही जाएगी। तो एक और क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही और क्वेश्चन, अगर हमें ये देखना हो, अगर क्वेश्चन ऐसा गिवन हो 1 + 2/n रेज़्ड पावर n। अब आपको दिख रहा होगा कि सिमिलर तो है, बस ये 2 का चक्कर है, ये 2 कहाँ से आया, तो इस चक्कर में मैच करने की कोशिश करो। इसको लिख सकते हैं 1/n/2 लिख सकते हैं,
अब कुछ मैच हो गया पर पावर मैच नहीं हो रही, पावर को भी कर दो, इसको लिख सकते हैं n/2 × 2 लिख सकते हैं। इसी को हम लिख देंगे 1/n/2 होल रेज टू पावर n/2 होल रेज टू पावर 2। अब ये तो इसी फॉर्म में आ गया, n/2 भी तो एक नेचुरल नंबर ही है, तो फिर इसकी लिमिट क्या होगी, e होगी, और साथ में स्क्वायर है तो लिमिट क्या आ गई, e²। ठीक है, तो हमने एक और क्वेश्चन कर लिया, इसी फॉर्म का एक और क्वेश्चन कर लिया। अगर हमें e याद नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते, हमें बहुत टाइम लग जाता, वही लॉग वगैरह लगाना पड़ता, कर तो पाते पर टाइम लगता और शायद एकदम से ट्रिक याद ना आती, पर अब हमने कर लिया। एक और चीज करते हैं, अब इसी की जगह यहाँ पे अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, तो हमारा फिर से मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, यहाँ भी माइनस लगा दो, ये भी क्या बन गया, इसी फॉर्म में बन गया, बस अभी किस पे चले जाएगा, e⁻⁻2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो इतने सारे क्वेश्चन, ये सब आप याद रखना। तो हमने एक क्वेश्चन की हेल्प से फिर से 4-5 क्वेश्चन कर लिए। आज हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अराउंड 20 क्वेश्चन कर लिए। कैसे किए हमने, 4 क्वेश्चन ट्राई करे अच्छे से, 4 या 5, और उसके टाइप के 3-4 क्वेश्चन और देखे, और फिर देखा कि उसी रिजल्ट को याद रखने के लिए 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व हो सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन करे, उससे इतने सारे क्वेश्चन और समझ गए। आपको खुद से पढ़ते हुए इसी तरीके से पढ़ना है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, तो आप देखो कि उसको पढ़ने से आपके वो कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। यही होता है पढ़ने का तरीका। अच्छा, जो मैंने आपको कराया ना क्वेश्चन, इसको आप एक रिजल्ट की तरह याद रखने वाले हो, और आप इसको अच्छे से याद रख लो ऐसे कि 1/a/n रेज टू द पावर, अगर इस टाइप की कोई सीक्वेंस होगी 1/a/n रेज टू पावर b/n, तो डायरेक्टली किस पे जाने वाली है, e रेज टू पावर ab इस पे जाने वाली है। तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लो, और यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आ जाए बाई चांस तो माइनस हो जाएगा, तो ठीक है ना, इसको आप अच्छे से याद रख लो। यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आए, सपोज ये गिवन हो क्वेश्चन में, तो आपको इसे प्लस बना के यहाँ पे माइनस लगा देना है, और फिर से आपका क्या बन जाएगा, -a/। तो आपको इस रिजल्ट को एज इट इज याद रखना है, बिल्कुल एज इट इज।